देखिए आज हमें पढ़ना है आनुवांशिकी, ठीक है। तो इस चैप्टर के पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आप जान जाओ कि आनुवांशिकी होती क्या है। तो पहले समझते हैं आनुवांशिक लक्षण के बारे में, ठीक। तो वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है उसे क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण। क्योंकि इसको मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें अलग बताना है, इसीलिए मैंने आपको ये दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए तो क्या होता है, वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है वो क्या कहलाता है, आनुवांशिक लक्षण। क्या कहलाता है, आनुवांशिक लक्षण। और आनुवांशिक लक्षणों के अध्ययन को क्या कहते हैं, आनुवांशिकी। जब आनुवांशिक लक्षणों का आप अध्ययन करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, आनुवांशिकी। आनुवांशिकी महारानियों ढंग का सुनो, आनुवांशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के गुण को क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। क्लियर हुआ? फिर से देखिए, वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, हमारे जनक से जो हमें लक्षण प्राप्त हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, आनुवांशिक लक्षण। और आनुवांशिक लक्षणों के बारे में जब आप पढ़ोगे तो उसे क्या कहेंगे, आनुवांशिकी कहेंगे। और आनुवांशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने के गुण को क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। कक्षा 12 आपसे पूछा जाएगा कि मेंडल का पूरा नाम क्या है। तो मेंडल का पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनका जन्म कब हुआ था, सन 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था, ठीक है। और इनका पालन पोषण कहाँ हुआ था, एक गिरजाघर में हुआ था, जहां इनके पिता उसी गिरजाघर के क्या थे, माली थे। और उस फूलों को बार बार देखते हुए इनके जहन में आया कि आखिर जो फूलों के रंग होते हैं वो अलग अलग कलर के क्यों होते हैं। एक खास बात जानिए इनके बारे में कि जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब किसी को नहीं पता चला इनके बारे में, लेकिन जब ये मर गए तो इनके मरने के बाद इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। समझ रहे हो बात को? मतलब ये जब मर गए तो फिर इसके बाद 3 वैज्ञानिक आए। वो कौन थे, ह्यूगो डे व्रीज, ठीक है, लिखा हूं मैं, आप सामने देखिए, ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल कोरेन और वी सेरमार्क। इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट को किया तब उस समय सभी वैज्ञानिकों ने उसे नकार दिया, लेकिन बाद में 3 वैज्ञानिक, जिनका नाम याद रखिएगा, ह्यूगो डे व्रीज, ठीक है, लिख रहा सामने, ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल कोरेन और वी सेरमार्क ने उनके प्रयोगों का पुनः अध्ययन किया और उसमें जो कमियां थी, है ना, उनको भी बताया और जो उसमें लाभ थे उसको भी बताया, ठीक है। तो समझिएगा, तो आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, मेंडल को। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्या कारण था कि जब मेंडल ने अपना प्रयोग किया तो उस समय के वैज्ञानिकों ने उसे नकारा, क्या कारण था। तो पहला कारण समझिए, तो पहला, जैसे हम लोगों के यहाँ आज दैनिक जागरण है ना, अमर उजाला, समझ रहे हैं, आज अलग अलग चलते हैं ना भाई, अलग अलग अखबार का आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन उस समय जो बहुत प्रचलित था भाई, देखिए अब आप एक छोटे से अखबार में अपना एडवर्टाइज, किसी चीज़ का दुकान का एडवर्टाइज करवाने जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रचार करने के लिए जाएंगे, तो वो आपसे पैसे लेता है। तो मेंडल की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वो पैसे दे पाए भाई, तो उन्होंने एक छोटे से अखबार में अपना इश्तिहार दिया, अपने प्रयोगों को एक छोटे से अखबार में, मतलब एक छोटा वाला, जैसे तो घूमता ना, घूमते फिरते वाले बेच देते हैं, छोटा था, मतलब बहुत फेमस नहीं था वो, कम फेमस था, उसमें उन्होंने क्या कर दिया, उसे छपवा दिया। तो भाई उसे कम लोग पढ़ते थे भाई। अब आज हर आदमी की वैरायटी, भाई मेरे पास ऑडी होनी चाहिए, है ना। अब किसी को कहोगे चलो मारुति सुजुकी वाली लेके आओ, तो कौन लेने जाएगा, सबकी भाई समय के साथ हर आदमी की अपनी सोच बदल रहा है। वैसे ही तो वो क्या था, बड़े बड़े लोग या जो साइंटिस्ट हैं वो बड़े पेपर को पढ़ेंगे, उनकी हेडलाइंस पढ़ते थे, तो वो उनके प्रयोगों को कोई नहीं पढ़ पाया, आधे लोग तक तो वो जानकारी पहुंच ही नहीं पाई। इसका पहला कारण ये था। और दूसरा कारण क्या था, जलन, ईर्ष्या। जानते ही है कि आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे हो वो कोई ढूंढ के लेके बैठा पड़ा हुआ है, समझ रहे। अभी 2 रोज पहले मैं गया था भैया डी फार्मा का एडमिशन करवाने, ठीक है। अब गया एडमिशन करवाने, तो जो एडमिशन कर रहे तो कहेंगे हो गया, मैं कहा हो जाएगा, मैं कहा बिल्कुल हो जाएगा, ले लीजिए, हो जाएगा, शौक से ले लीजिए। तो उन्होंने कहा आपका स्कॉलरशिप पे हो जाएगा, मैं कहा बहुत बहुत धन्यवाद, ले लीजिए भैया, लिख जाइए, एडमिशन करवाइए, है कि नहीं। जबकि मेरा BSc चल रहा है, तो मैंने कहा कि नहीं होगा, तो कहें हो जाएगा, मैं कहा ले जाइए, शौक से लेके जाइए,
ले गए, फिर उधर से मुंह बना के आए, फिर नहीं होगा। तो मैं तो पहले कह रहा था नहीं होगा, है कि नहीं? तो भाई क्योंकि हम लोग दौर से गुजर चुके हैं, हम लोग दौड़ के, क्योंकि आप एक साथ 2 स्कॉलरशिप नहीं कर पाते, है कि नहीं? आप एक साथ 2 स्कॉलरशिप को नहीं ले सकते, और जो बीएड होता है उसमें स्कॉलरशिप आती है कि नहीं? तो मेरा क्या था, मेरा बीएड था और बीएससी भी था, तो इसकी वजह से कहा कि भाई बीएड आप करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, लेकिन इन्होंने कहा कि आपका एडमिशन हो जाएगा, तो हो जाएगा तो ले जाइए, शौक से थमा दीजिए, सारा डॉक्यूमेंट लेके जाइए, फिर मुंह बना के आएंगे। वही चीज़ है कि क्या हुआ था उनके साथ, मेंडल के साथ क्या हुआ था, यही हुआ था, ईर्ष्या। कि जो वैज्ञानिक, उस समय के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा भाई कि ये अचानक ये आज कुछ दिन से ये एक्सपेरिमेंट करके ये हमसे आगे कैसे चला जाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने उनके लक्षणों को या उनके प्रयोगों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। लेकिन बाद में 3 वैज्ञानिक, ह्यूगो डे व्रीज, वी शेरमार्क और कार्ल कोरेन, 3 वैज्ञानिक आए जिन्होंने उनका अध्ययन किया और उनके प्रयोगों के बारे में बताया। तो देखिएगा, अब एक क्वेश्चन आएगा कि आखिर दुनिया में इतने पौधे थे तो मेंडल ने क्यों मटर के पौधे को ही चुना, क्या कारण था? तो उसके कई कारण थे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई दुनिया में कई पौधे थे, किसी सरसों पे कर सकते थे, धान पे कर सकते थे, किसी भी पौधे पे कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आखिर मटर के पौधे पर ही क्यों प्रयोग किया? ठीक है, आगे मैं बताऊंगा किन किन चीज़ों पर प्रयोग किया। तो पहले समझिएगा कि मटर पे करने का मेन रीज़न क्या था, क्या कारण था? तो पहला कारण था कि मटर के पौधे पे प्रयोग करने का पहला कि वो क्या था, द्विलिंगी था, मतलब उसमें स्वपरागण को भी आप देख सकते हैं। नर मादा वे जीव, द्विलिंगी आप जानते हैं, वे जीव जिसमें नर व मादा दोनों के लक्षण पाए जाएं, उन्हें क्या कहते हैं, द्विलिंगी या द्विलिंगाश्रयी कहते हैं। क्लियर है? तो समझिएगा, मटर का पौधा, पहला कारण पूछेगा कि मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना, तो क्योंकि वो क्या था, द्विलिंगी पौधा था, उसमें नर मादा दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, उसमें पर परागण और स्वपरागण दोनों की क्षमता थी, मतलब वो स्व भी परागण कर सकता था, है ना, ऑटोगैमी, वो अपने आप स्वतः परागण कर सकता था, और पर परागण भी। पर परागण आप जानते हैं, पर परागण कितने तरह से हो सकता है भाई? पर परागण कितने तरह से हो सकता है? 3 तरह से हो सकता है, या तो जल द्वारा, या तो जीव द्वारा, या तो वायु के द्वारा। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है? तो और तीसरा सबसे खास बात थी, 1 वर्षीय पौधा था, मतलब 1 वर्ष के अंतर्गत ही वो उगाया जा सकता है। 4 से 3 महीने में उग जाता है मटर का पौधा, तो 1 वर्षीय पौधा था। अब 1 वर्षीय रीज़न क्या था कि 1 वर्षीय पौधे को चुना गया? तो भाई अगर देखिए इसकी 7 पीढ़ी, सपोज दैट इसकी 7 पीढ़ी को देखना होगा तो कितना वक्त लगेगा? 7 साल। अब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो 1 साल 2 साल के बाद उनमें फूल लगते हैं, समझ रहे हैं? अब आम पे लगाएंगे तो 5 साल 7 साल तो पहले इंतजार करेंगे जब वो बौर लगेगा, है कि ना, जिसको मोजरा बोला जाता, क्या बोलते हैं, मंजरी, है ना। अब वो जब लगेगा तब है ना जाके आप करोगे भाई प्रैक्टिकल, तो उसका इंतजार आप करोगे, तब तक पता चले मेंडल चले जाते। भाई क्या भरोसा, जिंदगी का किसी का कोई भरोसा नहीं। तो 1 वर्षीय पौधा था, जिसकी वजह से क्या किया था उन्होंने, इस पर प्रैक्टिकल किया था, ताकि ये कम समय में इसे उगाया जा सकता है, आसानी से उगाया जा सकता है, इसके फूल भी आसानी से दिख सकते हैं, इसमें स्वपरागण पर परागण को आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने किसको चुना था, मटर को चुना था। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना था। आगे समझते हैं। अब बात आगे आती भाई कि मेंडल के नियमों में मेंडल ने मटर के पौधे में किन किन लक्षणों के, मैंने आपको बताया, इसके पहले भी मैं बता चुका हूं, संकर किसे कहते हैं मालूम है आपको, संकरण किसे कहते हैं मालूम है, एक संकर क्या होता है, द्विसंकर क्या होता है, मालूम है आपको? नहीं मालूम है, एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। वह पौधा, इसको इंग्लिश में बोला जाता है हाइब्रिड। क्या बोला जाता है? हाइब्रिड। वह पौधा जिसके अंदर 2 जनकों के, 2 जीवों के लक्षण हो, वो क्या कहलाते हैं? संकर पौधे कहलाते हैं। आज हाइब्रिड का जमाना है, हर आदमी इसी का यूज कर रहा है, हाइब्रिड, हर चीज का हाइब्रिड, हर गोभी तक हाइब्रिड आ गई भैया, चली जाएगी, ट्रांसफार्म जैसी हो जाएगी, वहां जाके लगेगी, है कि नहीं? जीवों से बचाइए, समझ रही हो? चलिए, संकरण, 2 जनकों के या 2 जीवों के लक्षण को मिलाने की प्रक्रिया, जिस विधि द्वारा 2 लक्षणों को मिलाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? संकरण। वह पौधा जब एक समान लक्षणों को
जब एक समान लक्षणों को मिलाया जाता है तो जो संतति बनती है उसे एक संकर, और दो लक्षण को मिला के बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? द्विसंकर। सपोज दैट मैं उदाहरण दे रहा हूं, अगर आप किसी जीव में क्रॉस करवाते हो, मान लेते हैं मटर के पौधे का ही, अभी हम यहीं तक पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे समझेंगे। मान लेते हैं कि हम मटर के पौधे पर ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो मटर का पौधा अब किस आधार पे हम कर रहे हैं? मेंडल ने कई आधार बताए थे, वो आधार अभी हम देखेंगे। तो किस आधार पे कर रहे हैं? जिस आधार पे, जैसे आप मटर के रंग पे कर रहे हो मान लेते हैं, तो अगर पहले का रंग लेंगे तो दूसरी वाली जो मटर होगी उसका भी क्या लेंगे? रंग ही लेंगे। और ऐसी संतान की बात करेंगे तो इस संतान को क्या बोलेंगे? एक संकर। क्या बोलेंगे? एक संकर। आप एक लहजे में कह सकते हैं कि जब किसी संतान या एक संकर वाह होता है ना, जब किसी जीव के एक समान लक्षणों के आधार पे संकरण करवाया जाता है तो बनने वाली संतान को क्या कहते हैं? एक संकर कहते हैं। भाई जैसे अगर अपनी बात मैं कर दूं, मम्मी पापा, तो मेरे मम्मी पापा का एक लक्षण, माता पिता का कोई एक लक्षण लेके क्रॉस करवाएंगे तो वो एक संकर संकरण, लेकिन अगर दो लक्षण ले लिए तो वो क्या हो गया? द्विसंकर हो गया। जैसे अब क्या कर दिया? रंग भी ले लिया, ठीक है, और क्या ले लिया? लंबाई भी ले लिया। क्या ले लिया भाई? लंबाई भी ले लिया, तो ये क्या कहलाएगा? ये द्विसंकर। दो लक्षणों के आधार पे जब किसी जनक के दो लक्षण को लेके क्रॉस करवाया जाता है, दो जनकों के लक्षण को लेके, दो भाई, एक जनक ये, एक जनक ये, ठीक है। आगे आप जनक के बारे में बड़ी आसानी से समझोगे क्योंकि मिलेगा आपको पॉइंट। तो जब दो लक्षण को लेके आप क्रॉस करवाओगे तो उसे क्या बोला जाएगा? द्विसंकर। और एक संकर को लेके करवाएंगे तो क्या कहलाएगा? एक संकर। क्लियर है? चलते हैं आगे बात करते हैं। तो बात करते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे में केवल उन्होंने मटर की पत्ती और जड़ पे प्रयोग नहीं किया, बाकी सब पे प्रैक्टिकल कर डाला। मटर के पौधे फूल पर किया, फूल कहाँ लगता है, फूल का आकार कैसा होता है, फल कैसा लगता है, बीज कैसा होता है, फली का आकार कैसा होता है ना, मतलब हर चीज़ पे, फूल का रंग, मतलब हर चीज़ पे उन्होंने केवल पत्ती को छोड़ा हुआ है। और किसको छोड़ा था? जड़ के। मटर के केवल पत्ती पे प्रैक्टिकल नहीं। अगर पूछ भी देता है कि क्या बोलते हैं, मेंडल ने मटर के किस भाग पर प्रयोग नहीं किया था, अगर ऑप्शन में आ जाता है कि पत्ती और जड़, दोनों तो आएगा नहीं क्योंकि एक ही आएगा, ऑप्शन एक ही सही होता है। तो याद रखिएगा, अगर पत्ती दिया है तो पत्ती और जड़ दिया है तो जड़। मेंडल ने केवल पत्ती और जड़ पर प्रयोग नहीं किया, बाकी सब पे किया। किन किन चीज़ों पर किया था उन्होंने, देखते हैं हम। तो पहले उन्होंने किसका लिया भाई? फूल के रंग के आधार पे किया, फिर उस पौधे की लंबाई के आधार पे, फिर उसका जो बीज है उसका रंग कैसा है, उस बीज का आकार कैसा है, वो फली का आकार कैसे है। फली जानते हो ना, जो छील के मार देते हो, अभी आने वाला है मौसम, घबराइए मत, ठीक है। फली का आकार, वो फली का आकार कैसा है, हम तो बाहर से देख के बता देते कौन वाला मैं तोड़ूंगा। अगर ना ठोदी जिसको पट्टा बोला जाता है, पट्टा है अभी, वो वाला कौन खाता है? कोई नहीं खाता। उसके बाद फूल की स्थिति, जो फूल कहाँ लगता है, उस आधार पे उन्होंने किया था। दूसरा पॉइंट देखिएगा। अब देखिए, एक होता है प्रभावी लक्षण, एक होता है अप्रभावी लक्षण। वह लक्षण जो दिखाई देता है वो क्या होता है? प्रभावी। जो अपना प्रभाव, भाई वो क्या होते हैं? दो पहलवान होते हैं, दोनों लड़ते हैं, एक तो उठा के धड़ाधड़ गिराता चला जा रहा है, तो वो क्या है? प्रभावी है। और जो गिर रहा है वो क्या है? अप्रभावी। तो उन्होंने दो लक्षण भी लिए थे, एक लक्षण प्रभावी था और दूसरा क्या था? अप्रभावी। देखिएगा, ऊपर वाले जितने हैं, ये ऊपर वाले जितने, ये सभी क्या हैं? प्रभावी है। याद रखिएगा, ऊपर के जितने हैं ये सभी क्या हैं? जैसे बैगनी क्या होगा? प्रभावी। लंबा क्या होगा? प्रभावी। पीला क्या होगा? प्रभावी। गोल क्या होगा? प्रभावी। हरा क्या होगा? प्रभावी। चपटा और फूला हुआ क्या होगा? प्रभावी। और जिसका फूल बगल में निकलता हो वो क्या होगा? प्रभावी। दूसरे की बात कर लेते हैं। सफ़ेद क्या होगा? अप्रभावी। बौना क्या होगा? अप्रभावी। हरा क्या होगा? अप्रभावी। झुर्रीदार क्या होगा? अप्रभावी। पीला क्या होगा? अप्रभावी। चपटा और सिकड़ा हुआ क्या होगा? अप्रभावी। ऊपर वाला जिसका फूल ऊपर लगता है वो क्या है? अप्रभावी। ये फूल के प्रभावी और अप्रभावी लक्षण की बात तो हो गई, ठीक है। अब हम क्रॉस करवा के देख लेते हैं। देखिए, याद रखिएगा, जैसे बैगनी का क्रॉस आप किससे करवाएंगे? सफ़ेद। ये वाला पॉइंट समझा रहा हूँ, एक संकर, ठीक है। बैगनी और सफ़ेद का, अगर आप बैगनी और सफ़ेद का क्रॉस करवाते तो ये कौन संकर होगा? एक संकर होगा कि द्विसंकर होगा? एक संकर होगा। क्या होगा? एक संकर, क्योंकि ये दोनों किस चीज़ की बात कर रहे हैं? रंग की। दोनों के रंग, केवल रंग के आधार पे किया गया, तो ये क्या होगा?
अब अगर यहाँ बैगनी का आप किससे करवाते हैं, बौना से, तो ये क्या होगा, ये विषम युग्मनजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया सम युग्मनजी, विषम युग्मनजी पढ़ाया है मैंने आपको कि भाई जब एक समान लक्षणों के आधार पे, वह संतति जिसमें एक समान लक्षणों के आधार पे क्या किया जाए, संकरण करवाया जाए, तो वो क्या है, समयुग्मनजी। और अगर दो अलग अलग लक्षण के आधार पे, एक लक्षण जैसे बैगनी दूसरा बौना, अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो गया, विषम युग्मनजी। एक लक्षण लेंगे, अब देखिए मैंने एक किसी मटर के पौधे का बैगनी एक रंग भी लिया, दूसरा लंबाई, और दूसरे का क्या लिया ना, फिर रंग लिया फिर लंबाई, तो दो लक्षण हो गए ना। तो दो लक्षण अगर होंगे तो वो क्या कहलाएगा, द्विसंकर कहलाएगा। प्रैक्टिकल करके हम देखते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि मेंडल ने जो नियम बनाए थे, उन नियम को फिर आगे जाके इन तीनों वैज्ञानिकों ने उसका परिणाम क्या निकाला और क्या बताया, हम उसे देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला नियम था प्रभाविता का नियम। क्या नियम था भाई, प्रभाविता का नियम। मेंडल ने कहा था कि जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच परस्पर संकरण करवाते हैं, जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच परस्पर संकरण करवाते हैं तो केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। समझ रहे हैं, जब दो विपरीत लक्षण वाले, किसी का भी करवा सकते हैं आप, पीला का हरा भी करवा सकते हैं, गोल का झुर्रीदार से करवा सकते हैं, हरा का पीला से, लेकिन याद रखिएगा किसी एक का एक से करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि द्विसंकर हम नहीं, अभी हम एक संकर हम पढ़ रहे हैं। प्रभाविता का नियम कि जब किसी विपरीत लक्षण वाले जनकों के बीच, युग्मकों के बीच आप क्या करवाते हो, परस्पर संकरण करवाते हो, या फवन जनरेशन, पहली संतान, पहली पीढ़ी जो होगी उसमें केवल कौन सा लक्षण दिखाई देगा, प्रभावी लक्षण दिखाई देगा। इसे ही क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्रॉस करके हम देख लेते हैं, किसी एक पे करवाते हैं तो उन्होंने किस पर करवाया था भाई, किस लक्षण पे कराया था, तो पहला लक्षण था कैपिटल टी, और दूसरा क्या था भाई, स्मॉल टी। तो ये क्या होगा, एक संकर होगा कि द्विसंकर होगा, एक संकर होगा, क्योंकि लंबाई को ही लिया गया। कैपिटल टी को क्या बोला जाता है भाई, शुद्ध लंबा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शुद्ध लंबा बोला जाता है। और स्मॉल टी को बोला जाता है क्या, शुद्ध बौना बोला जाता है। वेरी गुड, आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए बौना भी क्या है, एक लंबाई है, कम लंबा है लेकिन वो है क्या, लंबाई। देख सकते हैं आप यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं भाई, ढूंढ लेते हैं। देखिए लंबा, दूसरा उसका जस्ट अपोजिट क्या है, तो क्या है, लंबाई की ही बात की जा रही है, तो ये क्या होगा, एक संकर होगा। क्या होगा, एक संकर। तो मेंडल ने क्या कहा था कि जब दो विपरीत लक्षण वाले, लक्षण अलग है ना, लक्षण का मतलब जानते हो ना, जो दिखाई देता है। तो लक्षण भाई आप लंबा बोने की पहचान नहीं कर लोगे देख के, तो लक्षण, जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों के बीच परस्पर आप क्या करवाते हो, संकरण करवाते हो, तो जो संतति होगी उसमें कौन सा लक्षण उत्पन्न होगा भाई, प्रभावी लक्षण। जो प्रभावी होगा वही दिखाई देगा। तो कौन सा प्रभावी, आप इसको प्रैक्टिकल करके देखें तो कौन सा पौधा, इस पौधे को क्या बोला जाता था भाई, संकर पौधा बोला जाता है। फिलहाल समझिए कि जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच, याद रखिएगा आराम से बोल रहा हूँ, रिलैक्स होकर समझिए, कि जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच परस्पर क्या करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है। संकरण का मतलब आता है ना आपको, संकरण करवाया जाता है। तो जो F1 जनरेशन, F1 का मतलब होता है क्या, फर्स्ट पीढ़ी, मतलब फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी। तो जो पहली पीढ़ी की जो संतान होगी उसमें कौन सा लक्षण प्रभावी होगा, है ना। तो याद रखिएगा कि जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच परस्पर क्रॉस करवाएंगे तो हमेशा पता कौन सा, दिखाई कौन सा लक्षण देगा, प्रभावी वाला। तो इसमें प्रभावी कौन सा है, बौना शुद्ध प्रभावी होता है। यहाँ आप एक बार यहाँ इस डायग्राम को याद करने की कोशिश कीजिए, तो प्रभावी कौन सा होता है, लंबा। बौना प्रभावी नहीं होता। तो मेंडल ने क्या कहा था कि जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच हम क्या करवाते हैं, परस्पर क्रॉस करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, तो हमेशा प्रभावी वाला लक्षण दिखाई देता है। तो प्रभावी दिखाई दिया, ठीक है, क्योंकि एक लक्षण इसके, एक लक्षण इसके, लेकिन प्रभावी कौन सा होगा, प्रभावी वाला लक्षण ही प्रभावी होगा। कहने का मतलब है कि जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच हम परस्पर क्रॉस करवाते हैं
तो F1 जनरेशन में जो संतान उत्पन्न होती है उसमें कौन सा लक्षण, प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है। और अप्रभावी, ऐसा नहीं कि अप्रभावी नहीं होता, अप्रभावी होता है लेकिन वो प्रकट नहीं होता। अब ये कैसा पौधा बन गया, ये संकर बन गया। अब ये ना बहुत ज़्यादा लंबा है ना बहुत ज़्यादा क्या है, बौना है। क्लियर है, नोट आउट कीजिए। ठीक है, देखिए तो अगला क्या है, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि जब F1 पीढ़ी के संकर पौधे में हम क्या कराते हैं, संकरण करवाते हैं, तो F2 जो दूसरी वाली पीढ़ी आती है उसमें जो संतति होती है वो क्या होती है, 3:1 के अनुपात में उत्पन्न होती है। कहने का मतलब F1 क्या था आपका, यही था ना, कैपिटल T स्मॉल t। अभी हमने क्रॉस करवाया तो क्या था, कैपिटल T और स्मॉल t को हम क्या कहते थे, संकर पौधा। लेकिन अगर हम इसी की बात कर ले कि पृथक्करण का नियम क्या कहता है, तो मेंडल के अनुसार जब हम किसी संकर पौधे में या F1 जनरेशन के पौधे में क्या करवाते हैं, स्वपरागण करवाते हैं ना, तो जो उसकी संतान आती है वो क्या होती है, 3:1 के अनुपात में उत्पन्न होती है। वो कैसे उत्पन्न होती है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, F2 को निकालने का सबसे आसान तरीका, हम क्या निकाल रहे हैं, F2 निकालने का मतलब F1 मल्टीप्लाई F1 बराबर क्या होगा, F2 निकालने का सबसे आसान तरीका है F1 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगा आपका F2। कैसे निकलेगा वो देखिए, तो एक F1 यहाँ हो गया और दूसरा F1 यहाँ कर लेते हैं ताकि फिगर बनाने में आसानी होगी। तो कैपिटल T और क्या होगा, स्मॉल t। देख लीजिए, रफली इसको बनाइएगा अभी। ठीक, तो अब यहाँ युग्मक क्या बनेगा, यहाँ युग्मक कौन सा बनेगा, एक युग्मक बनेगा कैपिटल T और दूसरा क्या बनेगा, स्मॉल t। और इसमें क्या बनेगा बाबू, इसमें क्या बनेगा, कैपिटल T और दूसरा क्या बनेगा, स्मॉल t। ठीक है, गुणा तो आता होगा आपको, चलिए देख लेते हैं, आता है, कोई दिक्कत किसी को। चलिए, तो कैपिटल T का गुणा कैपिटल T में होगा तो क्या होगा बाबू, कैपिटल T का गुणा कैपिटल T में होगा तो क्या, स्मॉल t में होगा तो क्या होगा, कैपिटल T स्मॉल t। और स्मॉल t का गुणा स्मॉल t में हो, सॉरी स्मॉल t का गुणा कैपिटल T में तो कैपिटल T स्मॉल t, और स्मॉल t का गुणा स्मॉल t में होगा तो क्या होगा, स्मॉल t। कहने का मतलब है जब किसी संकर पौधे में हम क्या करवाते हैं, क्या करवाते हैं भाई, देखिए जब F1 पीढ़ी में संकर पौधे में हम संकरण करवाते हैं तो जो उसकी संतान होगी वो किस अनुपात में उत्पन्न होगी, 3:1 के अनुपात में क्या होगी, उत्पन्न होगी। समझते हैं अनुपात कैसे बना, 3:1 का अनुपात कैसे बना। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, लंबा, इसका मतलब क्या हुआ, लंबा, इसका मतलब क्या हुआ, लंबा, इसका मतलब क्या हुआ, बौना। तो लंबे कितने हुए, कितने हुए बाबू, 3। बौना कितना हुआ, अनुपात कितने का बना। तो कहने का मतलब है जब किसी संकर पौधे में या जब F1, याद करिएगा F2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, F1 मल्टीप्लाई F1। कहने का मतलब है कि जब किसी संकर पौधे में हम क्या करते हैं ना, देखिए ये संकर पौधा है, संकर का मतलब वह पौधा जिसमें 2 जनकों के लक्षण पाए जाएं वो क्या कहलाता है, संकर पौधा कहलाता है। ठीक है, तो अब क्या किया हमने, संकर पौधे में हमने क्या कर दिया, हमें F2 निकालना था तो F1 में यही आया था भाई, हमारा F1 यही था ना, ये भी F1 था, F1 यही था, क्योंकि हमें F2 निकालना है तो F1 में क्या कर देंगे, क्रॉस करवा देंगे, तो आपका F2 क्या हो गया, निकल गया। कहने का मतलब है जब किसी संकर पौधे में हम क्या करवाते हैं ना, क्रॉस करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, तो क्या होता है, जो उसकी संतानें हमेशा एक निश्चित अनुपात में, तय अनुपात में, इसे कोई नहीं बदल सकता, वो हमेशा किस अनुपात में उत्पन्न होंगी, 3:1 के अनुपात में उत्पन्न होंगी। नोट आउट कीजिए, जल्दी नोट कीजिएगा क्योंकि हमें बहुत पढ़ना है। हो गया, चलिए फिर, चलिए हो गया, नोट हो गया आपका। चलिए अब
देखिए वो जो स्वतंत्र विभुवन का नियम है वो थोड़ा लंबा है, उससे मैं बाद में आपको बता दूंगा, एक वीडियो उसका अलग से बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी जो इम्पोर्टेंट है वो समझते चलिएगा, हालांकि वो भी इम्पोर्टेंट है, वो थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं प्रतीप संकरण की। किसकी बात करते हैं? प्रतीप संकरण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? बैक क्रॉस बोला जाता है। देखिए अब क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है कि जब किसी संकर पौधे का क्रॉस या संकरण, जब किसी संकर पौधे, तो संकर पौधा क्या था हमारा? कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्लियर है। जब किसी संकर पौधे का क्रॉस एक प्रभावी जनक से करवा दिया जाता है, ये प्रभावी था कि नहीं था? था ना। तो जब किसी संकर पौधे का क्रॉस हम किससे करवा देंगे भाई? एक प्रभावी जनक से करवा देंगे, तो जो संतानें आएंगी वो किस रूप में आएंगी उसे ही हमें समझना है, ठीक है। वो किस रूप में आएंगी? तो वो किस रूप में आएंगी? सभी की सभी संतानें कैसी होंगी? लंबी होंगी। क्या होंगी? बैक क्रॉस, पीछे जाएंगे, हम पीछे जा रहे हैं क्योंकि हम संकर प्राप्त कर चुके हैं। जो संकर प्राप्त हुआ है वो प्रभावी जनक से ही तो प्राप्त हुआ है भाई। प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जब किसी पौधे में हम क्या कराते हैं भाई, दो विपरीत लक्षणों में आप क्रॉस करवाते हो, तो आपको पहली जनरेशन F1 में कौन सा लक्षण दिखाई देता है? प्रभावी लक्षण दिखाई देता है। और वो जो प्रभावी लक्षण दिखाई देता है जिसमें उसे क्या बोलते हैं? अभी इस पौधे को हम क्या बोलेंगे? संकर बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? प्रभावी जनक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे भाई? तो जब कहने का मतलब बैक क्रॉस में क्या होता है कि अगर किसी संकर पौधे में आप किसका करवा देते हो? प्रभावी जनक का क्रॉस करवा देते हो, तो इसकी जो संतानें होती हैं वो सभी की सभी क्या होंगी? लंबी होंगी। कैसे लंबी होंगी वो हम देख लेते हैं। इसका युग्मक क्या बनेगा भाई? इसका युग्मक क्या बनेगा? इसका युग्मक देखिए, ये वाला एक अगर अलग होते हैं तो कैपिटल टी एक युग्मक, ठीक है, और स्मॉल टी क्या है? एक युग्मक। दूसरा आपका क्या है? दूसरा युग्मक एक पक्ष का हमने ले लिया, दूसरे का ले लिया, इसको कहीं भी आप शो कर सकते हो। तो कौन सा? दोनों समान है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक हमने ले लिया। क्लियर हुआ? अब युग्मक क्या बनेगा? टी का करेंगे भाई, मल्टीप्लाई टी में करेंगे तो क्या होगा? कैपिटल टी, और दूसरा क्या होगा? कैपिटल टी। कैपिटल टी है, कोई डाउट है? नहीं है। उसके बाद एक युग्मक बन चुका, एक संतति हो गई। दूसरा कैपिटल टी का स्मॉल टी में करेंगे तो क्या होगा? तो ये क्या हुआ? ये भी लंबा और ये भी लंबा, प्रभावी हुआ ना। तो कहने का मतलब है बैक क्रॉस में क्या होता है प्रतीप संकरण में कि अगर किसी संकर पौधे का क्रॉस किसी प्रभावी जनक में हम करवा देते हैं तो उसकी जो सभी की सभी संतानें होंगी वो क्या होंगी? लंबी होंगी। क्या होंगे? लंबे होंगे। और इसे क्या बोला जाता है? बैक क्रॉस या प्रतीप संकरण बोला जाता है। नोट आउट कीजिए। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि चलिए यहीं पे बता देता हूँ, एक और पॉइंट है, छोटा सा है, आप उसको समझ लीजिए। चलिए देखिएगा, ये तो हो गया भाई प्रतीप संकरण। आगे एक होता है, कभी कभार पूछ दिया जाता है, टेस्ट क्रॉस। क्या भाई? टेस्ट क्रॉस क्या होता है? हिंदी में इसे बोला जाता है परीक्षार्थ संकरण, परीक्षार्थ या परीक्षण संकरण। ठीक है, परीक्षार्थ संकरण। ये क्या बोलता है कि अब देखिए
इसके पहले जो हमने किया था प्रतीप संकरण में, हमने किसका क्रॉस करवाया था बाबू? एक संकर पौधे का क्रॉस किसमें करवाया था? प्रभावी जनक में। क्या होगा कि अगर इसका संकरण हम करवा दें किसमें? अप्रभावी जनक में। किसी संकर पौधे का हम किसमें करवा देंगे? क्या करा देंगे भाई? देखिए किसी, अभी इसके पहले हमने किया था संकर पौधे का क्रॉस हम किस में करवाए थे? प्रभावी में। अब जो ये संकर नहीं है इसका क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा? ऐसा ही नोट आउट कीजिए, ऐसे ही लगा लीजिए। इसका 4 युग्मक है, 4 खाना बना देंगे। कैपिटल टी क्या बनेगा? बन गया। कैपिटल टी स्मॉल टी का गुणा होगा, कैपिटल टी में क्या बनेगा? क्या हुआ भाई? कैपिटल टी का गुणा यहाँ देखिए, इसका इसमें करेंगे तो क्या आया? कैपिटल टी। अब इसका यहाँ करेंगे क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसके बाद दूसरे का स्मॉल टी क्या होगा? स्मॉल टी। और ये क्या होगा? स्मॉल टी। समझ में आ गया? देखिए पॉइंट क्या होता है, आप कहेंगे टेस्ट क्रॉस में क्या किया जाता है कि टेस्ट क्रॉस में जब किसी संकर पौधे का क्रॉस हम किस में करवा देते हैं? जब किसी संकर पौधे का क्रॉस हम किस में करवाएंगे? एक अप्रभावी पौधे से करवाएंगे, एक अप्रभावी जनक से करवाएंगे, तो जो इसकी संतानें होंगी उनका जीनोटाइप आप जानते हो? जानते हैं? किसी जीव की आंतरिक संरचना जीन वाला वो क्या होगा? 1:1। क्या होगा? 1:1। ठीक है। और फिनोटाइप भी क्या होगा? फिनोटाइप भी क्या होगा? 1:1। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब है बैक क्रॉस। समझिएगा बात को, कैसे 1:1 आया? देखो, एक लंबा एक लंबा, एक लंबा, एक 1:1 मतलब एक संकर पौधा, एक क्या है? अप्रभावी जन। एक संकर पौधा, एक, तो 1:1। क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब है बैक क्रॉस में, सॉरी परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? इसके पहले हम बैक क्रॉस में हमने क्या किया था? एक प्रभावी पौधे का, सॉरी एक प्रभावी जनक का संकरण हमने किससे करवाया था? संकर पौधे से करवाया था। तो जो संतान आई थी वो सभी की सभी क्या है? प्रभावी लक्षण अपने आप को फिर क्या कर दिया? शो कर देता है। मैं आपको बता चुका हूं कि जब किसी पौधे में आप संकर करवाएंगे तो हमेशा कौन दिखेगा? प्रभावी वाला। अरे भैया हमेशा तो मजबूत का पहलवान है, बहुत सारा, उसको हमेशा चिल्लर बन के भेजते रहो, कौन फेंकेगा? धड़ाधड़ तरबूजा बना के एकदम बिरयानी बना के भेजेगा सबको, क्योंकि वो क्या है? वो प्रभावी है ना। देखते हैं ये हम लोगों को क्या नाग पंचमी, हमें उससे बाजी, ये हमसे इतना बड़ा है, हमसे 3 साल, वहाँ पता चलता है कौन किससे बड़ा है, ये हमसे 3 साल का बड़ा है कि नहीं? तो वो क्या होता है? प्रभावी जीन हमेशा अपने आप को क्या करता है? प्रेजेंट करता है। तो कहने का मतलब है टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि जब किसी अप्रभावी पौधे का संकरण हम किस में करवा देते हैं? सॉरी, किसी संकर पौधे का हम क्रॉस किससे करवा रहे हैं बाबू? अप्रभावी जनक से करवाएंगे, तो जिसकी संतानें आएंगी इनका जीनोटाइप भी 1:1 होगा और फिनोटाइप भी क्या होगा? 1:1 होगा। नोट आउट कीजिए। हो गया? नोट हो गया? चलते आगे पढ़े। ये एग्जाम में आपके आने वाले क्वेश्चंस हैं, आराम से इसको पढ़िएगा, एक बार रिवाइज़न कीजिएगा। नहीं आएगा फिर से वीडियो देखिएगा, फिर से मुझसे पूछिएगा। जितनी मर्तबा आपको नहीं आता उतनी मर्तबा आप पूछिए। क्लियर है? चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है मेंडलवाद के अपवाद। क्या है बहनी? मेंडलवाद के अपवाद। ऐसा नहीं होता कि किसी आदमी के अंदर अगर कोई क्वालिटी है तो मतलब आपके पास अगर अच्छे गुण हैं तो ऐसा नहीं कि आपके पास कोई बुरे गुण नहीं हैं, है कि नहीं? होते हैं। तो मेंडल ने जो नियम बनाए थे उसमें कुछ अपवाद भी थे, जो वैज्ञानिकों ने उसे दोबारा बताया। क्या क्या अपवाद था? उसी को बोला जाता है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। मेंडल के अपवाद में एक नियम आता है जिसे बोला जाता है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। क्या कहता है ये नियम कि जब इन्होंने फिर इनके मेंडल के नियमों का प्रयोग किया तो उन्होंने बताया
कि पहला लक्षण मेंडल का नियम क्या कहता है कि जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच हम संकरण करवाते हैं तो हमेशा कौन सा लक्षण दिखाई देता है? कौन सा दिखाई देता है? प्रभावी। कौन सा दिखाई देता है भाई? प्रभावी। जब किसी जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच हम क्रॉस करवाते थे, हमने कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से करवाया, कैपिटल टी जो शुद्ध लंबा था, शुद्ध बौना, तो कौन सा उत्पन्न हुआ? कैपिटल टी स्मॉल टी, प्रभावी वाला दिखाई दिया। तो लेकिन फिर जब दोबारा उन्होंने इसको देखा कि कहा कि ये हर जीव पर लागू नहीं होता, कुछ जंतुओं, कुछ पेड़ पौधों के ऊपर ये लागू नहीं होता। कैसे लागू नहीं होता? उन्होंने एक पौधा है जिसका नाम क्या है भाई? गुलाबाश। क्या नाम है? गुलाबाश, जिसमें उन्होंने क्रॉस करवाया और उन्होंने देखा कि ये जस्ट मेंडल के नियम का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। कैसे विरोध कर रहा है? यहाँ पे मेंडल का नियम लागू नहीं होता। तो याद रखिएगा, इसका नाम लिख लीजिएगा, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। किसका पौधा था? गुलाबाश। ठीक है। जब इसके फूल पर क्रॉस करवाया तो क्या देखा इन्होंने? क्या देखा भाई? मिटा देता हूँ। ठीक है। तो अपूर्ण प्रभाविता का मतलब कि हर जीव पर ये लागू नहीं होता, और लागू नहीं होता तो क्यों लागू नहीं होता वो देख लीजिएगा। तो देखिएगा, उन्होंने एक फूल लिया लाल, दूसरा क्या लिया? सफ़ेद। क्लियर है? तो युग्मक क्या बनेगा बाबू? युग्मक क्या बनेगा? कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर और स्मॉल आर हम एक साइड में रख के कर लेते हैं, दूसरा इसको यहाँ रख देता हूँ। क्लियर है? भाई एक युग्मक ये हो गया, ये सफ़ेद वाला, ये कैसा था? लाल था। दूसरा कैसा था? सफ़ेद। जब उन्होंने अपूर्ण प्रभाविता का नियम अगर पूछ देगा तो आप कहेंगे कि मेंडलवाद सभी जीवों पर लागू नहीं होता, कुछ जंतुओं और कुछ पेड़ पौधों पर इसका प्रयोग किया गया तो देखा गया कि प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है, तो कहा गया कि ये हर जीवों पर मेंडल का प्रभाविता का नियम लागू नहीं होता। प्रभाविता का नियम यही ना कहता था कि जब किसी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच हम क्या कराते हैं? क्रॉस करवाते हैं, तो हमेशा प्रभावी लक्षण दिखाई देगा। लेकिन इसका अपवाद भी है कि कुछ जंतुओं पौधों पर यह प्रभावी नहीं होता, जिसका आप देख सकते हैं। अब कैपिटल आर का गुणा क्या करोगे? स्मॉल आर का गुणा कैपिटल आर में करेंगे तो क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर का गुणा करेंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, और कैपिटल स्मॉल आर का गुणा कैपिटल आर में करेंगे तो क्या होगा? और स्मॉल आर का गुणा फिर करेंगे तो क्या आएगा? कहने का मतलब है सभी के सभी क्या हो गए? गुलाबी हो गए। समझ रहे? चारों F1 जनरेशन के जो सभी पौधे आए वो क्या हो गए? अपना प्रभाव दिखाया? नहीं दिखाया। कहने का मतलब है एक नई प्रजाति की उत्पत्ति हो गई, लेकिन वो अपना लक्षण दिखा नहीं पाया। कहने का मतलब है मेंडल ने कहा था कि जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच हम परस्पर क्रॉस करवाते हैं तो जो संतति आती है वो क्या करती है? प्रभावी लक्षण को प्रकट करती है। लेकिन फिर मेंडलवाद में उन्होंने, उनके जो 3 वैज्ञानिक थे जैसे ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेन और वी शेरमार्क, इन्होंने दोबारा उसका अध्ययन किया और बताया कि भाई ये सब पे लागू नहीं होता। इनकी जो ठीक है, तो जो इनकी संतानें हैं अभी तो ये F1 हो गया। अब F2 में ये क्या होती है? ये समान रूप से उत्पन्न नहीं होती। ये क्या काम करती है? चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए दिया है, कोरेंस ने गुलबास में देखा कि लाल फूल वाले पौधों को सफ़ेद फूल वाले पौधों के बीच क्रॉस कराने पर गुलाबी फूल उत्पन्न होता है, और F2 में ये 1:2:1 का अनुपात क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। वो कैसे करते हैं? चलिए हम क्रॉस करके देख ही लेते हैं। चले मिटा दें। नोट आउट हो गया आपका? तो अब आप मुझे बताइएगा कि किसी पौधे का या किसी जीव का F2 निकालने के लिए हम क्या करते थे? F1 का मल्टीप्लाई किससे करते थे? F1 का किससे करते थे भाई?
F2 निकालने के लिए हम क्या करते थे, F1 मल्टीप्लाई F1। तो F1 हमारा क्या था, सभी पौधे कैसे थे, गुलाबी थे। कैसे थे, गुलाबी के लिए क्या लगाया गया था, कैपिटल आर और स्मॉल आर था, और दूसरा क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो इसका युग्मक क्या बनेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर, और दूसरे का बनेगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो हमने पढ़ा कि जो मेंडल का अपवाद वाला नियम है, जो मेंडल के नियम में जो अपवाद हैं, वो क्या कहता है कि जब किसी पौधे के बीच आप क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो जो संतानें आती हैं उसमें क्या होता है, प्रभावी लक्षण दिखाई तो देता है, लेकिन F2 में नहीं दिखाई देता। F2 में क्या हो जाता है, वो 1:2:1 के अनुपात में उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, यहाँ पे प्रभावी लक्षण दिखना चाहिए, लेकिन नहीं होता। तो ये क्या है, अपवाद है। कैसे होगा, कैपिटल आर तो क्या होगा बाबू, कैपिटल आर और कैपिटल आर। क्लियर है, कैपिटल आर और क्या होगा, स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर का गुणा कैपिटल आर में होगा तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, और स्मॉल आर का गुणा स्मॉल आर में होगा तो क्या होगा। शुद्ध लंबा पौधा कितना है, लंबा कितना है, संकर कितना है, 2, संकर कितना है, और बौना कितना है। तो अनुपात कितने का बना, 1:2:1। याद रखिएगा ये क्या है, F2 है। ये क्या है, नोट डाउन कीजिए। क्लियर है यहाँ तक, किसी को दिक्कत, करिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। चलिए, टाइम का अभाव है, ठीक है। आगे बचा है आपका अभी प्रभाविता बचा हुआ है, ठीक है, बहुविकल्पता बचा हुआ है, RH फैक्टर बचा हुआ है, रुधिर वर्ग की वंशागति बचा हुआ है, ठीक है। बताते हैं उसको अगले वीडियो में। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत कीजिए।